आज के इस डीप डाइव में सभी का स्वागत है। इस विस्तृत चर्चा में आज हम कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कवर करने वाले हैं। बिल्कुल। अगर कोई भी एस्पिरेंट जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस या स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहा है, या फिर बीपीएससी, बीएसएससी और यूपीएससी जैसे एग्जाम्स की भी। हाँ राइट, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां पॉलिटी आती है, आज का ये सेक्शन उनके लिए एक तरह का चीट कोड साबित होने वाला है। एकदम सही कहा। तो आज हमारा लक्ष्य है भारतीय संविधान के भाग 1 यानी आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक की एक पूरी मास्टर क्लास। जो भी हमारे पास नोट्स हैं उनका हम लाइन बाय लाइन एनालिसिस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में सवाल इन्हीं लाइंस के बीच से बनते हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। सबसे पहले तो यही समझना होगा कि हम भाग 1 से ही शुरुआत क्यों कर रहे हैं। देखिए, किसी भी देश या राष्ट्र की जो नींव होती है ना, वो उसकी भौगोलिक और राजनीतिक सीमाओं में होती है। बाउंड्रीज, बिल्कुल। परीक्षा की दृष्टि से सिर्फ ये रटना काफी नहीं है कि चीजें क्या हैं, हमें ये भी समझना होगा कि वो क्यों हैं। बिल्कुल। जब तक हमें भारत का राज्य क्षेत्र ही नहीं पता होगा, हम आगे के आर्टिकल्स कैसे समझेंगे। मेक सेंस। तो चलिए सीधा आर्टिकल 1 पर आते हैं। इसकी शुरुआत ही एक बहुत ही पावरफुल लाइन से होती है। बिल्कुल। कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंग्लिश में कहें तो इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। राइट। और रिसर्च करते वक्त मुझे एक बड़ी मजेदार भाषाई डिटेल मिली। हम अक्सर इंग्लिश में IE लिखते हैं, जिसका मतलब दैट इज होता है। हाँ, IE। तो ये जो IE है ना, ये दरअसल लैटिन भाषा के शब्द आइडिस से आया है। मतलब ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन एक स्मार्ट एस्पिरेंट को ये सब पता होना चाहिए। ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और अगर हम इसी पॉइंट को आगे बढ़ाएं और आर्टिकल 1 को डिकोड करें, तो ये हमें सीधे अनुसूची 1 यानी स्केड्यूल 1 की तरफ ले जाता है। अच्छा, जहां आप लिस्ट दी गई है। जी, आर्टिकल 1 में तो बस नाम और नेचर है, लेकिन भारत के राज्य क्षेत्र को अनुसूची 1 में 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है राज्य यानी स्टेट्स, दूसरा है संघ शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी, जो सीधे सेंटर के कंट्रोल में होते हैं। बिल्कुल। और तीसरी कैटेगरी जो है वो है अर्जित क्षेत्र यानी एक्वायर्ड एरिया। ये अर्जित क्षेत्र वाला जो पॉइंट है ना, इसने मुझे थोड़ा सोचना पर मजबूर किया। मतलब 1950 में जब संविधान लागू हुआ तब तो हमारे पास कोई एक्वायर्ड एरिया था नहीं। हाँ, उस वक्त नहीं था। तो फिर इसे जोड़ा क्यों गया? यही तो संविधान निर्माताओं का विजन था। उन्हें पता था कि भविष्य में कोई विदेशी क्षेत्र भारत में शामिल हो सकता है, तो उसे राज्य या यूटी बनाने से पहले कुछ समय के लिए हम अर्जित क्षेत्र की कैटेगरी में रख सकते हैं। क्या दूरदर्शिता थी। और आर्टिकल 1 में जो हमारे देश के 2 नाम इस्तेमाल हुए हैं, भारत और इंडिया, इनका जो एवोल्यूशन है वो भी बहुत शानदार है। दोनों नामों का अपना एक लंबा सफर रहा है। हाँ, मैंने पढ़ा था कि भारत नाम का सफर ऋग्वेद के सप्त सिंधु इलाके से शुरू होता है। वहां एक जन या कबीला हुआ करता था भारत नाम का। फिर राजा सुदास का दौर आया। राइट। फिर राजा भरत हुए और अंततः उनके नाम पर इस पूरे भूभाग का नाम भारतवर्ष पड़ गया। तो ये तो हुई भारत की बात, जो हमारी सांस्कृतिक पहचान है। लेकिन व्हाट इज फैसिनेटिंग हियर इज कि जो इंडिया नाम का सफर है वो भाषा विज्ञान का एक बहुत ही क्लासिक केस है। वो जिंदवेस्ता वाला कनेक्शन। जी, जिंदवेस्ता जो पारसियों का ग्रंथ है, वहां से इसकी शुरुआत दिखती है। उस दौर में एक बहुत बड़ा भाषाई बदलाव हुआ, जहां एस का उच्चारण एच की तरह होने लगा। तो मतलब जो सिंधु नदी थी वो उच्चारण के कारण हिंदू बन गई। हाँ। और पारसी लोग इस इलाके को हफ्त हिंदू कहने लगे। फिर जब ग्रीक लोग आए तो उन्होंने सिंधु को इंडस कहा, इंडस से इंडी बना और फिर इंडिया। और फिर मुगलों के टाइम पर वो हिंदुस्तान हो गया। बिल्कुल। और अंत में जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में इसे ब्रिटिश इंडिया के नाम से दर्ज कर दिया। मतलब सिर्फ एक एस और एच के फर्क से सदियों में नाम इंडिया तक पहुंच गया। वैश्विक संदर्भ में देखें तो देशों के नाम बदलना कोई नई बात नहीं है। आइडेंटिटी को लेकर हमेशा बदलाव होते रहे हैं। जैसे हॉलैंड ने 2020 में अपना नाम द नीदरलैंड कर लिया था। हाँ, और 2021 में तुर्की ने अपना नाम तुर्की रख लिया। अगर हम थोड़ा और इतिहास में जाएं तो 1935 में फारस से ईरान हुआ, 1972 में सीलोन से श्रीलंका हो गया, और 1989 में बर्मा से म्यांमार। तो ये एक ग्लोबल प्रोसेस है। और अगर हम 2023 की भारतीय राजनीति की बात करें तो वहां भी नाम को लेकर काफी चर्चा रही। विपक्षी गठबंधन ने अपना नाम INDIA यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस रखा। तो नाम का महत्व तो हमेशा रहता ही है। खैर, ये तो हुई आर्टिकल 1 की बात। अब सेक्शन 2 की तरफ बढ़ते हैं, जो है आर्टिकल 2।
नए क्षेत्रों का प्रवेश और एकीकरण। ये आर्टिकल संसद को विधि के माध्यम से नए राज्यों के प्रवेश तथा स्थापना का अधिकार देता है। यहाँ मैं श्रोताओं का ध्यान एक एसएससी और बीपीएससी फोकस अलर्ट की तरफ खींचना चाहूंगा। ये जो आर्टिकल है ये सिर्फ उन क्षेत्रों के लिए है जो पहले से भारत संघ में नहीं हैं। ये बहुत जरूरी डिस्टिंक्शन है। बाहरी क्षेत्र जो भारत में जुड़ते हैं, इसके कई ऐतिहासिक उदाहरण भी हैं। जैसे पुर्तगालियों और फ्रांसीसियों से जो इलाके हमने लिए। बिल्कुल, पुर्तगालियों से हमने 1954 में दादर नगर हवेली लिया, फिर 1961 में दमन दीव और गोवा का एकीकरण हुआ। गोवा के लिए तो 19 दिसंबर को बकायदा ऑपरेशन विजय चलाया गया था। हाँ, और फ्रांस से हमने 1954 में पौंडीचेरी को लिया। Here is where it gets really interesting। जब बाहरी क्षेत्रों को मिलाने की बात आती है तो सिक्किम की केस स्टडी सबसे ज्यादा सस्पेंस वाली लगती है मुझे। सिक्किम का केस बहुत ही यूनिक है। नोट्स के हिसाब से वहां जोग्याल वंश का शासन था, राइट? और अंतिम संप्रभु शासक पालदेन नामग्याल थे। जी, और उनकी अपनी 5000 सैनिकों की सैन्य शक्ति भी थी। तो इसे भारत में कैसे मिलाया गया? रातों रात तो हुआ नहीं होगा। नहीं, ये एक प्रोसेस था और परीक्षा के लिहाज से इसके जो संशोधन है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं। 35वां और 36वां संशोधन, राइट? हाँ, पहले 1974 में 35वां संविधान संशोधन लाया गया। इसके जरिए सिक्किम को भारत का सह राज्य यानी को स्टेट बनाया गया। मतलब एक तरह से चेक कर रहे थे कि सिस्टम कैसे काम करेगा। बिल्कुल। और फिर 16 मई 1975 को 36वां संविधान संशोधन हुआ, जिससे सिक्किम को भारत के 22वें पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। तो एस्पिरेंट्स को याद रखना है 35 मतलब को स्टेट और 36 मतलब फुल स्टेट। एकदम परफेक्ट। अब आर्टिकल 2 से आगे बढ़ते हुए आर्टिकल 3 पर आते हैं। ये आंतरिक पुनर्गठन से जुड़ा है। मतलब जो राज्य पहले से मौजूद है उनके अंदर क्या बदलाव हो सकते हैं। संसद कानून बनाकर इसमें 5 मुख्य चीजें कर सकती है। नए राज्यों का निर्माण, किसी भी क्षेत्र में वृद्धि, क्षेत्र में कमी, सीमाओं में परिवर्तन और नाम में परिवर्तन। और इसी पावर की वजह से संघ के स्वरूप को एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य से समझाया जाता है। हाँ, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। इसे आप ऐसे समझिए कि राज्यों की बाउंड्रीज को तोड़ा या बदला जा सकता है, इसलिए वो विनाशी है। लेकिन पूरे देश या यूनियन को नहीं तोड़ा जा सकता, इसलिए वो अविनाशी है। बहुत ही सॉलिड एनालॉजी है। लेकिन ये सब करने की ये प्रक्रिया क्या है? मतलब इसका प्रोसेस क्या है? इसका प्रोसेस 1955 के 5वें संविधान संशोधन से तय हुआ था। सबसे पहली शर्त यह है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। राष्ट्रपति बिल को संसद में लाने से पहले अनुमति देंगे? हाँ, और उससे पहले वो प्रभावित राज्यों की राय मांगते हैं। पर क्या ये राय मानना जरूरी है? लेकिन ये संसद पर बाध्यकारी बिल्कुल नहीं है। मतलब संसद चाहे तो राज्य की बात सुने और ना चाहे तो इग्नोर कर दे। बिल्कुल। और जब ये बदलाव होते हैं तो इसका सीधा प्रभाव अनुसूची 1 और अनुसूची 4 पर पड़ता है। अनुसूची 4 यानी राज्यसभा की सीटों का बंटवारा? हाँ, क्योंकि राज्य की बाउंड्री बदलेगी तो सीटें भी तो बदलेंगी। यहाँ पर मैं परीक्षार्थियों को एक बहुत बड़े एग्जाम ट्रैप से आगाह करना चाहूंगा। यूटी वाला ट्रैप। राइट। सवाल आता है कि क्या प्रभावित केंद्र शासित प्रदेशों यानी यूटीज की राय मांगी जाती है? और बहुत लोग फ्लो में हाँ बोल देते हैं। लेकिन सही जवाब है नहीं। यूटीज की राय नहीं मांगी जाती क्योंकि वो तो पहले से ही केंद्र के अधीन है। ये छोटी छोटी डिटेल्स ही मेरे डिसाइड करती हैं। और इस आर्टिकल 3 के तहत ही कई राज्यों और शहरों की पहचान और नाम बदले गए हैं। अगर हम टाइमलाइन देखें तो काफी तेजी से बदलाव हुए हैं। जैसे 1969 में मद्रास राज्य से तमिलनाडु हुआ और मैसूर से कर्नाटक। फिर 1996 में मद्रास शहर का नाम बदलकर चेन्नई हुआ। 2001 में कलकत्ता से कोलकाता बना। 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल से उत्तराखंड हुआ। और 2011 में ओडिशा से ओडिशा हो गया। अब इन तीनों आर्टिकल्स को समझने के बाद दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और वो है आर्टिकल 4, जो कि एक तरह का अपवाद है, राइट? जी, एक एक्सेप्शन है। आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून संविधान संशोधन नहीं माने जाते। मतलब वो आर्टिकल 368 वाले प्रोसेस से बाहर हैं। बिल्कुल। इनके लिए केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, मतलब 50% + 1। श्रोताओं के लिए बता दूं कि जो आर्टिकल 368 वाले संशोधन होते हैं उनमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, यानी 2/3 बहुमत और कभी-कभी तो आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति भी।
लेकिन देश के अंदर नक्शा बदलने के लिए सिर्फ साधारण बहुमत काफी है। पर नोट्स में एक बेहद अहम और सस्पेंस भरा सवाल है जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। क्या भारत अपना क्षेत्र किसी अन्य देश को दे सकता है? ये बहुत बड़ा लीगल सवाल था 1960 के बेरुबारी केस में। तो क्या फैसला आया था? क्या साधारण बहुमत से हम अपनी जमीन किसी को दे सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला था कि नहीं, संसद आर्टिकल 2 और 3 का इस्तेमाल करके सिर्फ साधारण बहुमत से भारत का क्षेत्र किसी अन्य देश को नहीं दे सकती। तो अगर जमीन देनी ही पड़े, कोई इंटरनेशनल समझौता हो, तो क्या करना होगा? उसके लिए बाकायदा आर्टिकल 368 के तहत एक संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। वाव! और इस बात को साबित करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही रीसेंट उदाहरण भी है, 100वां संविधान संशोधन 2015 का। हाँ, जो भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता था। ये समझौता वैसे तो 1974 के आसपास शुरू हुआ था, पर लागू 2015 में हुआ। बिल्कुल। और अगर हम इसके थोड़े आंकड़े स्पष्ट करें तो भारत ने 111 अंतः क्षेत्र यानी एनक्लेव्स बांग्लादेश को दिए थे और 51 अंतः क्षेत्र भारत को मिले थे। सही। और इस समझौते से ये जो राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे वो थे पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय। क्योंकि यहाँ जमीन दी जा रही थी, इसलिए साधारण बहुमत काम नहीं आया, 100वां संशोधन करना पड़ा। बिल्कुल। तो अंत में, ताकि परीक्षार्थियों को सब कुछ याद रहे, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। आर्टिकल 1 नाम और क्षेत्र से जुड़ा है और स्केड्यूल 1 से। आर्टिकल 2 बाहरी नए क्षेत्रों का प्रवेश। आर्टिकल 3 मौजूद राज्यों में आंतरिक बदलाव। और आर्टिकल 4 साधारण बहुमत लागू होगा, इसे 368 से छूट मिलेगी। और जो महत्वपूर्ण संशोधन हमने देखे वो थे 5वां जिससे पुनर्गठन प्रक्रिया तय हुई, 35वां जिससे सिक्किम सहराज्य बना, 36वां जिससे सिक्किम पूर्ण राज्य बना, और 100वां जो भारत बांग्लादेश समझौते से जुड़ा है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये साफ दिखता है कि हमारा संविधान कितना लचीला और मजबूत दोनों है। घर के अंदर बदलाव करना आसान है, पर घर का हिस्सा किसी और को देना बहुत मुश्किल। बिल्कुल। मैं सुनने वालों को एक गहरे विचार के साथ छोड़ना चाहूंगी। आप लोग सोचिएगा कि संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर राज्यों को विनाशी और संघ को अविनाशी क्यों रखा? बहुत गहरा सवाल है। अगली बार जब आप भारत का राजनीतिक नक्शा देखें तो सोचिएगा कि भविष्य में ये नक्शा बिना किसी संवैधानिक संकट के कैसे और बदल सकता है। और क्या ये लचीलापन ही हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत नहीं है? बिल्कुल है। खैर, जो भी लोग अपनी आगामी परीक्षाओं जैसे एसएससी, बीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मन लगाकर पढ़ते रहिए।